बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामिन, इस्तक़बाल है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में जिसका इनक़ाद हमारी तंजीम सूफ़ी जमील अख्तर सोसाइटी कोलकाता ने किया है। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता एक ऐसी तंजीम है जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती है, जिनके अग़राज़ व मक़ासद उर्दू की तरोीज के लिए हैं। 2007 में इस तंजीम का आगाज़ हुआ और तब से उर्दू की आबियारी कर रही है हमारी ये तंजीम। ये एक रज़ाकारी तंजीम है जिसका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर साल किसी नामवर अदीब, शायर या सहाफ़ी को उनकी इल्मी व अदबी या उनके पेशे के तईं उनकी खिदमात को एतराफ़ करते हुए उन्हें सूफ़ी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा जाता है। आज के इस प्रोग्राम और ऐसे हर प्रोग्राम के ज़रिए सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की ये कोशिश रहती है कि ख़वातीन के अदबी और सहाफ़ी काम की नुमाइंदगी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हो। और आज के प्रोग्राम की हमारी छोटी सी कोशिश है और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सरपरस्त हैं जनाब फ़हीम अख्तर साहब, जो कि लंदन में मुक़ीम शायर हैं, अफ़साना निगार हैं और अदीब हैं और पिछले 25 बरसों से लंदन में मुक़ीम हैं और वहाँ सीनियर सोशल वर्कर हैं रॉयल हॉस्पिटल लंदन में। और फ़हीम अख्तर साहब ने बड़े खुलूस और मोहब्बत से हम सभी को जोड़ कर रखा है और हम सभी मिलकर यहाँ उर्दू की आबियारी कर रहे हैं। और इस तंजीम के सदर हैं उर्दू ज़बान के शहदाई, ड्रामा डायरेक्टर मोहतरम SM राशिद साहब और इस तंजीम के नायब सदर हैं जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, जो कि एडिटर हैं उर्दू आंगन की। और इस तंजीम की सेक्रेटरी हैं जनाब तैयब नुमानी साहब, जो कि एडिटर हैं प्याम नूर की। और हमारी तंजीम की नश्र इशाअत की करती हैं डॉक्टर फातिमा खातून साहिबा और इस तंजीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद शमसुद्दीन और आफ्ताब नदीम साहब और खाजिन हैं बाकुल हसन साहब और इस तंजीम के मुशीर हैं जनाब शमीम अहमद साहब। इसके अलावा ईरान से हमारी तंजीम से जुड़ी हैं ज़ैनब सईदी साहिबा और हॉलैंड से हमारे साथ साहब जुड़े। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम अराकीन का और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी मेहमान ख़वातीन का, जिन्होंने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हमारे साथ फेसबुक पे जितने हमें देखने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले जुड़े हैं हमारे साथ, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हैं 3 मेहमान ख़वातीन जो कि उर्दू सहाफ़त से जुड़ी हुई हैं, उर्दू सहाफ़त में काम करती हैं। और हमारे प्रोग्राम का उन्वान है उर्दू सहाफ़त के 200 साल और ख़वातीन का अहम किरदार। 27 मार्च को उर्दू सहाफ़त 27 मार्च 2022 को उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल हुए और इसी खुशी में हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। उर्दू सहाफ़त तारीख़ गवाह है कि उर्दू सहाफ़त ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हर लिहाज से, सियासी हो या समाजी हो, हर तरह से उर्दू सहाफ़त ने एक अहम किरदार अदा किया है। हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर रहा है इन चीज़ों का। सबसे पहला उर्दू अखबार जामे जहान नुमा, जो कि हरिहर दत्ता साहब ने जिसे शाये किया 1822 में 27 मार्च 1822 में कोलकाता में। और उसके बाद ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और आज तक ये काम हो रहा है और बहुत सारे मर्द हज़रात और ख़वातीन इस काम में लगी हुई हैं और कामयाबी हासिल कर रही हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि ख़वातीन सहाफ़ियों ने उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने की पूरी कोशिश की और कामयाब हुई। हालांकि इस शोबे में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये काम काबिल सताइश है।
जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी उर्दू अखबारात की एक बड़ी तादाद शाये हो रही है। उन ख़वातीन के बारे में भी हम बात करेंगे। उन ख़वातीन का नाम हम लेना चाहेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उर्दू सहाफ़त में काम किया। सईदा बानो सबसे पहली उर्दू सहाफ़ी थी जिन्होंने उर्दू सहाफ़त में कदम रखा और एक ख़ास मकाम हासिल किया और उर्दू सहाफ़त को ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके अलावा शिरीन दहलवी और आज के दौर की बहुत सारी ख़वातीन सहाफ़ी हैं जो उर्दू की आबियारी कर रही हैं, उर्दू सहाफ़त की आबियारी कर रही हैं, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन हैं। बुशरा खानम, यहाँ मुमताज़ खान साहिबा हैं, हमारी शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा हैं और बेशुमार ख़वातीन सहाफ़ी हैं जो ये काम कर रही हैं और हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आज गुफ्तगू करेंगे इस उन्वान पर कि उर्दू सहाफ़त में ख़वातीन का क्या अहम किरदार रहा। तो सबसे पहले उर्दू सहाफ़त जी मेरी गुजारिश है में 2 साल बीच में मेरी गुजारिश है कि बीच में ना बोलें ताकि हम बहुत आसानी से गुफ्तगू कर सकें और सभी लोग गुफ्तगू का लुत्फ़ ले सकें और मालूमात हासिल कर सकें, क्योंकि बहुत अच्छी मेहमान ख़वातीन और बहुत तजुर्बेकार मेहमान ख़वातीन हमारे साथ शामिल हैं और हमें उनके तजुर्बे से उनकी बातों से बहुत कुछ सीखना है। तो शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले हमारी यहाँ पर शमा अफरोज़ साहिबा जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारी पहली ख़वातीन है शमा अफरोज़ साहिबा जो जिनका ताल्लुक जी मेहमान अदारे के सदर राशिद साहब को बोलना है। जी माज़रत चाहती हूँ जी। अस्सलाम जी सामीन हजरात, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे इदारे के सदर साहब मोहतरम एस.एम. राशिद साहब अपने सदारती कलमात पेश करना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है उनसे कि अपने कलाम से नवाज। शुक्रिया मोहतरम राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का सदर हूँ, एस.एम. राशिद। सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से हम आज के तमाम मेहमानों को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको ईद का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। और सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सरपरस्त जनाब फ़हीम अख्तर साहब की ये काविश है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज तकरीबन 17-18 साल से लगातार हम आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम पेश करते आ रहे हैं। ऐसा अदब का कोई भी मौजू नहीं है जिस पर उन्होंने अपनी प्रोग्राम को नहीं सजाया, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो खाका निगारी हो, मजमून निगारी हो, अफसाना निगारी हो, ड्रामा निगारी हो, यानी कि अदब के हर मौजू को उन्होंने पेश करने की जरूरत की है, हिम्मत की है और लोगों तक पहुंचाने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत महसूस की है और इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम वो बराबर करते रहे हैं। सिर्फ अदबी प्रोग्राम ही नहीं करते बल्कि सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी बहुत सारे वेलफेयर काम भी करती है और खासकर स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करती है और चाहती हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ हो, किसी किस्म की दुश्वारी हो पढ़ने में, लिखने में, एडमिशन वगैरह में, तो सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी उनकी हर तरीके से मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और वो करते आती है। और 2 साल जो हमारा कोरोना का गुजरा, उस वक्त सारे लोग परेशान थे, अपने अपने जगह सिमटे हुए थे, उलझन में थे। उस जमाने में भी सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सरपरस्त जनाब फ़हीम अख्तर साहब ने सोचा कि अपने तमाम उन अदीबों को, उन लोगों को जो ज़हनी तौर पर बीमार हो जाएंगे, उनके लिए कुछ ऐसे राह वाहर किए जाए ताकि उनके अंदर हिम्मत हो, ताकत हो। और उस जमाने भी उन्होंने कई अदबी प्रोग्राम किए, मुशायरे किए और तरह से तमाम दुनिया के अदीबों को जोड़ा और उनके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा की कि अभी हम जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, अदब की खिदमत करते रहेंगे। किसी किसी में घबराने की जरूरत नहीं है। तो आफत आती है,
चली जाती है। जो लोग जिंदा रहते हैं वही लोग काम कर सकते हैं, हम अभी जिंदा हैं इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी की आज ये कड़ी है जिसमें हम लोग आज आपके सामने लेकर के आए हैं, उर्दू सहाफत के 200 साल में ख़वातीन के अहम किरदार। आज के मेहमान हमारी हैं डॉक्टर शमा अफरोज जैदी, जो एडिटर 20वीं सदी से ताल्लुक़ है, मोहतरमा मुमताज़ खान हैं जो प्रोड्यूसर जी सलाम दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है, और मोहतरमा रईसा मुनव्वर हैं जो असिस्टेंट डिप्टी एडिटर रोज़नामा इनकलाब मुंबई, और नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं ईमान अम्बरीन, जो कि ख़ुद बहुत ही अच्छी शायरा और बहुत ही अच्छी अदीब हैं और बहुत ही अच्छी नज़ामत करती हैं, और उनका छोटा सा नमूना भी आपने देख लिया है। यकीनन आज का प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम होगा, इसलिए मैं अब बाकायदा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज की नज़ामत करने वाली मोहतरमा जनाब ईमान अम्बरीन को माइक पर दावत देता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यकीनन आज का प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम होगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम राशिद साहब, और इंशाल्लाह ज़रूर हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ज़रूर कामयाब होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन आगे बढ़ती हूँ, और मैं सबसे पहले मैं मेहमान ख़वातीन का तारुफ पेश करना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर सहाफ़ी शमा अफरोज़ साहिबा, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से है। शमा अफरोज़ साहिबा ने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ अफ़साने और बच्चों के लिए मज़ामीन लिखकर किया। उनके मज़ामीन और निकाशात रेडियो पर नश्र होती रहीं, लेकिन बहुत जल्द वो तनकीद की जानिब मुतवज्जा हो गई। तालीम से फारिग होते ही कुछ अरसे अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज अलीगढ़ में पढ़ाया। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही। चंद बरस दरसगाह जामिया मिलिया इस्लामिया में भी BA की क्लासेस ली, लेकिन उनकी वाज़ेह पहचान बतौर सहाफ़ी के कायम हुई। वो कई बरस दहली उर्दू अकादमी में बच्चों के रिसाले उमंग की नायब मुदीरा रहीं, और कौमी उर्दू कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दहली के जरायद फ़िक्र तहक़ीक़ और उर्दू दुनिया से भी वाबस्ता रह चुकी हैं। मैंने भी अपने बचपन में उमंग का मुताला किया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज शमा अफरोज़ साहिबा यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आप उर्दू दुनिया से भी वाबस्ता रह चुके हैं। इसके अलावा आपने अपनी रिसर्च के दौरान उर्दू मरकज़ लंदन की दावत पर सेमिनार में शिरकत के लिए लंदन गई, और वहाँ उन्होंने मारूफ तंज़ो मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंटरव्यू भी किया। और उनके अलावा दीगर शख्सियात में इंतज़ार हुसैन, मुनीर नियाज़ी, डॉक्टर सलीम अख्तर, कुर्रतुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई और कई ऐसी अहम शख्सियात के इंटरव्यू किए जो मुल्क को बैरून मुल्क रसाइल और जरायद में शाये हुए। लाहौर सेमिनार में शिरकत के दौरान वहाँ के अखबारात जंग और अमरोज़ और अखबार ख़वातीन में शमा अफरोज़ ज़ैदी के इंटरव्यू शाये किए गए। हरियाणा उर्दू अकादमी के मेंबर भी रही हैं आप, और ताहाल ऑल इंडिया हिंदी उर्दू पंजाबी संगम की सेक्रेटरी भी हैं। आपकी अब तक 10 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, और किताबों पर मुख्तलिफ उर्दू अकादमियों ने इनाम से भी नवाजा है आपको। और 1980 से ताहाल माहनामा 20वीं सदी दिल्ली की आप मालिक और मुदीरा रही हैं, और आपका कहना है कि 20वीं सदी आपकी सांसों में बसता है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि इतनी अहम शख्सियत हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, और उनसे गुफ्तगू करके बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, ख़ासकर हम जैसी नई नस्ल के लिखने वालों को।
بہت بہت شکریہ آپ کا شمع افروز زیدی صاحبہ. استقبال ہے آپ کا آج کے اس پروگرام میں. میں بھی شکریہ پیش کرتی ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں پہ مدعو کیا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. آپ کی گفتگو یعنی کہ ایسی بے مثال لگی مجھے کہ آپ نے ابتدا میں جو گفتگو کی تھی بہت اچھا لگا مجھے. اردو صحافت کے تعلق سے آپ نے جو روشنی ڈالی تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ہماری نئی نسل جب اس جانب توجہ دیتی ہے، آگے بڑھتی ہے. ابھی کسی نے بتایا کہ آپ ماشاءاللہ شاعری بھی کرتی ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تخلیقی ذہن الگ ہی کام کرتا ہے، تخلیق کا ایک الگ مزہ ہے، افسانے لکھنا یا شاعری کرنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور سامعین، ہماری اگلی مہمان ہیں محترمہ رئیسہ منور صاحبہ، جو کہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں، لیکن معذرت خواہ ہیں کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہی ہیں، تو نیٹ ورک کی وجہ نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہے، جس کی وجہ کر وہ بیچ بیچ میں شامل نہیں ہو پائیں گی، اور ابھی وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی میرے خیال سے. فہیم بھائی، کیا نام دکھ رہا ہے ان کا؟ مجھے نہیں، آپ ان کا تعارف کرائیں ممتاز صاحبہ. جی بالکل. تو محترمہ رئیسہ منور صاحبہ کا تعلق ہے ہندوستان کے مشہور شہر ممبئی سے. آپ ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑی ہیں، اور محترمہ منور رئیسہ صاحبہ اسسٹنٹ ڈپٹی ایڈیٹر ہیں روزنامہ انقلاب کی. روزنامہ انقلاب اردو اخبار ہے جو کہ ممبئی سے شائع ہوتا ہے. روزنامہ انقلاب سے جڑے ہوئے آپ کو تقریباً 25 برس سے زیادہ ہو گئے. 25 برسوں سے آپ انقلاب لا رہی ہیں، اور کیا خوب لا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ سنڈے میگزین اور جمعہ میگزین میں خاص عہدے پر بھی فائز ہیں. تو استقبال ہے ہماری خاص مہمان محترمہ رئیسہ منور صاحبہ. اور سامعین، آگے بڑھتی ہوں، اور ہماری اگلی مہمان ہیں محترمہ ممتاز خان صاحبہ، اور ہندوستان کے شہر دہلی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. محترمہ ممتاز خان صاحبہ صحافی ہیں اردو چینل زی سلام میں. آپ گزشتہ 3-4 برسوں سے زی سلام کے ساتھ کام کر رہی ہیں. آپ کو ہندی نیوز چینل کام کیا ہے، اور اس کا اچھا تجربہ ہے آپ کو. اس کے بعد آپ اردو صحافت سے جڑی، اور اب اس کا حصہ ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں. زی سلام میں آپ سیاسی، سماجی اور مختلف نوعیت کے شوز اور بلیٹنز میں کام کرتی آ رہی ہیں. محترمہ ممتاز خان صاحبہ، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں آپ کا آج کے اس پروگرام میں. بہت شکریہ. شکریہ. سامعین، ایک بار پھر سے میں تہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ہماری مہمان خواتین کا، اور ہمارے میزبان کا، ہماری تنظیم کے سارے اراکین کا، جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہاں اور فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. انہوں نے واقعی وقت نکالا اور یہاں شامل ہوئے. تو اور اب گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور کچھ سوال اور ان کے کچھ جواب ہم لیں گے ہمارے مہمان خواتین سے. تو سب سے پہلے میں رخ کرتی ہوں ہندوستان کے شہر دلی کا، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمع افروز زیدی صاحبہ. شمع افروز زیدی صاحبہ، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہم سے جو بھی جڑے ہیں یہاں اور جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سبھی اردو کے شیدائی ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں، محبان اردو ہیں، اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح آپ نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا. محترمہ شمع افروز زیدی صاحب، آپ نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے میرے ادبی سفر کا آغاز. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میں نے افسانے لکھ کر کیا، پہلا میں نے افسانہ ہی چھپا، اور اس کے بعد میری جیسے ہی میں نے ایم اے کیا، اور اس کے بعد میں نے ایک تنقیدی مضمون لکھا، یعنی کہ راجندر بیدی کی کہانیوں پر.
जी तो हाँ, वो इतना पसंद किया गया कि मेरे पास खतूत आए कि आपने को तो अब पीएचडी की जरूरत ही नहीं है, इतना जामे मजमून लिखा है आपने। लेकिन जाहिर है तारीफें लोग करते हैं, छोटों की तो तारीफें करनी भी चाहिए, इससे हौसला बढ़ता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप एक बार जर्नलिज्म में कदम रख लें तो जी फिर उसका ऐसा यानी कि नशा समझिए, चस्का समझ लीजिए कि फिर आपको कहीं और कुछ भी किसी भी फील्ड में जाएंगे आप तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने एमए करते ही जब ये सहाफ़त में कदम रखा तो ज़ाहिर है कि शुरू में दिक्कतें तो आईं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सहाफ़त में आऊँगी। लेकिन ये है कि जो मेरे शौहर थे रहमान नैयर, सबसे पहले तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे डमी बनाना सिखाइए, मैं डमी नहीं जानती हूँ, डमी क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने डमी जब सिखाई, बस डमी 1 महीने की बात थी मेरा ख्याल है, पहली डमी के बाद। तो अगली डमी उन्होंने कहा अब तो मैं बेफ़िक्र हो गया कि तुमने इतनी अच्छी सेटिंग की है इसकी कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। उनका रुझान मज़हब की तरफ था और होना भी चाहिए बहरहाल। तो तबलीगी जमातों में जाने लगे, कहने लगे अब बेफ़िक्र होकर मैं चला जाऊँगा। तो उस वक़्त हमारे पास कई रिसाले थे, एक रिसाला नहीं था, 20वीं सदी तो था ही, रूबी, गुलफ़िशा, आंगन, और ये समझिए एक अवाम भी था उन दिनों हमारे पास, वो वीकली पर्चा था। तो बहरहाल हमने सबको देखा और हमारी सीनियर उस वक़्त सलामत अली मेहंदी भी हुआ करते थे। अपने तजर्बे मतलब उनके देखा करते थे हम, बोलते कम थे, बड़ों का मुअद्दब रहते थे उनके सामने, लेकिन देखते रहते थे कि खामोशी से आप देखिए, कहीं मुश्किल पेश आ रही है तो पूछ लीजिए। तो ये था बहरहाल। अल्लाह का शुक्र है ये सफ़र चलता रहा और आज भी मैं ज़ाहिर है उससे जुड़ी हुई हूँ। और इस दौरान मुझे ऑफ़र आई इसकी अच्छा ये उमंग की, तो मेरा तो चूँकि रुझान था, तो मैं तो फ़ौरन ही चली गई। मुझे हैरत थी कि बहरहाल गवर्नमेंट का पर्चा है, ये कैसे हो जाएगा एकदम से। लेकिन वहाँ पे पता चला कि उन दिनों शरीफ नकवी हुआ करते थे सेक्रेटरी, तो उनका इतना अच्छा सलूक था, बड़े प्यार से कहा कि बेटा ये कुर्सी है, यहाँ बैठ जाइए। मैं हैरान, कहने लगे हाँ, बस आज से आप उमंग सँभालेंगी। तो उन दिनों बस हमने उमंग सँभाल ली और अल्लाह का शुक्र है और बड़ी कामयाबी के साथ वो चलता रहा। अच्छा ताल्लुकात बने हुए थे हमारे 20वीं सदी से। उन्होंने कहा अब आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उमंग को बढ़ाइए आगे। तो उमंग के ताल्लुक से यानी कि मैंने खतूत लिखने शुरू किए राइटर्स को, और सबने बहुत ही खंदा पेशानी से अपने मज़ामीन भेजने शुरू किए, अपनी कहानियाँ भेजनी शुरू की। तो ये सब चलता रहा। ये हमारा हिस्सा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र रहा आपका और वाकई आप मीन काबिल सताइश है ये जो आप काम कर रही हैं और ताहाल आप 20वीं सदी की मुनीरा हैं और आपने कल भी बताया था कि काफ़ी के बाद अब आपको संभालना है, वो काम करना है। तो शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा, 20वीं सदी के मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ 20वीं सदी के बारे में बताएँ। 20वीं सदी का देखिए, 20वीं सदी का जैसे कि मेरा ख्याल है सभी वाकिफ़ है इस बात से कि एक मिज़ाज बनाया था खुशरगार ने। मेरे हस्बैंड नैयर रहमान नैयर ने उनसे लिया था सन 75 में। तो जो 40 साल से मिज़ाज बन चुका था, तो जब हम आए तो हमने सोचा कि इसका सर्कुलेशन कम है, तो इसकी सर्कुलेशन कैसे बढ़ाई जाए। आपस में हम लोग गुफ्तगू करते थे कि क्या करना चाहिए, तो हमने बड़े तजर्बे किए, ख़वातीन का कॉलम बीच में शुरू किया, बच्चों के लिए कार्टून कहानी, शायद आप लोगों को याद हो, जो सीनियर्स लोग हैं उनको याद होगी टूरस की कहानी, तो सिराज अनवर साहब से उनसे हम लिखवाया करते थे, इजहार असर से लिखवाते थे, तो पसंद की गई। लेकिन एक बड़ा हल्का जो उसका आदी हो चुका था, यानी कि रूबानी कहानी पढ़ने का, उन्होंने कहा भाई 20वीं सदी को 20वीं सदी रहने दीजिए, ना इसमें 20वीं से खानादारी का कुछ डालिए, ना खवातीन का कुछ डालिए, ना खेल खिलाड़ी भी हमने डाला। मतलब एक कॉपी हमने 8 सफ़े इसमें मुख्तस कर दिए थे कि सबका इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा कारी जो सिर्फ अफसाने और शायरी का आदी हो चुका था, और तीर नशर उसका बहुत अहम कालम था, एक कलमी चेहरा होता था, बस उसी के आदी थे, यही होना चाहिए।
तो हम बहरहाल तजर्बे अपने सारे करके, लेकिन उससे हमें फायदा हुआ तजर्बों से, कि हमारी इशाअत ये समझिए कि 22,000 छपता था, उसके बाद एकदम बढ़ता चला गया और 42,000 और 40 को क्रॉस, तो 45 को क्रॉस कर गया। तो वो हमारे लिए तो अच्छी बात थी। तो बहुत ही मतलब उसको रिस्पॉन्स मिली, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे हालात उर्दू के ताल्लुक से सबके पेपर वाजे हैं, लेकिन आज भी 20वीं सदी के कदरदान मौजूद हैं, और सिर्फ वो यही वजह है जो हिम्मत बांधे हुए हूँ और तनहा निकाल रही हूँ। और जाहिर बात है उर्दू का काम घाटे का ही सौदा है, कुछ फायदे का तो है नहीं, लेकिन कहते हैं ना एक जुनून है। अगर आपको उर्दू से मोहब्बत है और आप उसके लिए काम करना चाहती हैं, तो आप बहुत कुछ ये समझ लीजिए अपने कुछ खर्च पसंदाज करके उस तरफ वो काम करेंगी। और मेरा तो खैर यानी कि एक तरह से जुनून है, ये मुझे करना है और मेरा दिल ही नहीं लगता उसके बगैर, बस लिखना पढ़ना यही काम है। माशाल्लाह, जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और जब तक जुनून ना हो और तजुर्बा और मेहनत ना हो, ये कामयाबी नहीं मिलती है, ये मुकाम हासिल नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर, 20वीं सदी के बारे में जानकर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं रुख करती हूँ मुंबई का, जहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं मोहतरमा रईसा मुनव्वर साहिबा। अभी वो मुझे नजर आई थी। फहीम भाई क्या हैं वो, देख लें एक बार। जी जी है, मौजूद है। मोहतरमा रईसा मुनव्वर साहिबा, इस्तकबाल है और मैंने तारुफ आपका ताल्लुक मुंबई शहर से है। आप असिस्टेंट डेप्यूटी एडिटर हैं रोजनामा इनकलाब की, और रोजनामा इनकलाब उर्दू अखबार है जो कि मुंबई से शाया होता है। और रोजनामा इनकलाब से जुड़े हुए आपको तकरीबन 25 वर्ष से ज्यादा हो गए। 25 बरसों से आप इनकलाब ला रही हैं, क्या खूब ला रही हैं। इसके अलावा आप संडे मैगजीन और खास ओहदे पर फाइज हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और ऐसी हालत में भी ट्रेन में रहते हुए आपने मुझे बुलाया। जी बहुत शुक्रिया। तो मोहतरमा रईसा मुनव्वर साहिबा, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि सहाफत की दुनिया में कदम रखने का ख्याल कैसे आया? सहाफत की दुनिया में कदम रखने का जो ख्याल है वो दरअसल मेरे अपने वालिद साहब की तरफ से आया है। मैं बचपन में वालिद साहब कुछ लिखते थे, कोई छोटा मोटा मजमून, कोई मुरासला टाइप, कोई ऐसी चीज होती थी जो वो लिखते थे, तो उस पर वो अपना नाम हमारा नाम बस यूँ समझिए कि वहीं से वो एक जोश जज्बा जो भी कहिए आप उसको, वो जहन में चलता रहा। अच्छा पहली मरतबा नाम देखा तो बड़ी खुशी हुई, अखबार में नाम छपा भले हमने कुछ नहीं लिखा है, उसके बावजूद कई ऐसे मसामिल थे जो वालिद साहब ने खुद लिखे और हमारे नाम से। उस वक्त हमारा बचपन ही था, लिखना पढ़ने का शौक तो था, बट इतना नहीं था कि हम लिखें और हमारी तहरीर अखबार में शाये भी हो जाए। तो ये सहाफत की दुनिया तो नहीं थी, वो तो कहिए कि कहानियाँ थी या जो भी मुरासलात वगैरह थे। उसके बाद में जब 1992 में मैंने डीएड किया जी अंजुमन खैरुल इस्लाम मुंबई से। जी जी डीएड का ये था कि भाई टीचिंग किया जाए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में टीचिंग की तरफ रुझान कम रहा। उस वक्त उस जमाने में कंप्यूटर, उर्दू दुनिया में कंप्यूटर की आमद हो चुकी थी, तो ऐसे ही डीएड की मसरूफियात के साथ मैंने चलते चलते टाइपिंग सीखी। उस वक्त टाइपिंग का भी क्रेज हुआ करता था और जहन में कहीं था कि कुछ लिखना है, लिखती भी रही। फिर वालिद साहब की बजाय अपने नाम किया, तो मुनव्वर जो मेरे वालिद साहब के नाम पे लिखा है रईसा में। 93 में रोजनामा इनकलाब में कंप्यूटर की आमद आज हो चुकी थी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मतलब मैं वहाँ पर गई, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ था उर्दू के लिए, लेकिन बिना पढ़ चुकी थी, उसकी वजह से कंप्यूटर ऑपरेटर होते होते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं असिस्टेंट। माशाल्लाह जी जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा रईसा मुनव्वर साहिबा।
اور آپ کا سفر بھی جو ہے کافی اچھا اور دلچسپ رہا، اور ایک شروعات کی آپ نے اور بہت کم عمر میں اور اس مقام تک آپ پہنچی، اور ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ اور سامعین، تھوڑی سی مشکل ہے کہ رئیسہ منور صاحبہ کی آواز تھوڑی سی صاف نہیں تھی، تھوڑی دقت ہوئی ہوگی آپ کو سمجھنے میں، اور بہت کچھ مجھے سمجھنے میں بھی تھوڑی سی دقت ہوئی، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب آگے بڑھتی ہوں اور ہم اگلی مہمان کی طرف جو کہ دہلی میں شامل ہیں، محترمہ ممتاز خان صاحبہ۔ محترمہ ممتاز صاحبہ، آپ سے بھی میں پہلا یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک صحافی کے طور پر آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ محترمہ ممتاز صاحبہ، کیا آپ شامل ہیں؟ شامل تھی لیکن وہ ڈراپ ہو گئے ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، شمع افروز آگے صاحبہ سے جی کنٹینیو کریں۔ وہ آ جائیں تو پھر میں ان سے گفتگو کرتی ہوں، جب تک ہم شمع افروز زیدی صاحبہ سے بات کر رہے ہیں، جو کہ کافی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو شمع افروز زیدی صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کئی برسوں سے آپ 20ویں صدی سے جڑی ہیں، 1980 سے تاحال آپ ماہنامہ 20ویں صدی کی مدیرہ ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ رسالہ مرتب کرتے وقت کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیے بالکل الحمدللہ، اب تو مجھے 42 سال ہو گئے اس لائن میں، ایم اے جی کرتے ہی فوراً ہی آ گئی تھی۔ شروع جی میں آتی تھی، لیکن اب جو جدید ٹیکنالوجی ہے میں اس کا تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہوں گی کہ جب ایک کیلیگرافی ہوتی تھی، کیلیگرافی جب ہوتی تھی اور ہم پروف دیکھتے تھے، ایک بار اس کے اخلاق بن جاتی تھی تو اس کا مطلب ہم بے فکر ہو جاتے تھے۔ اب یہ جو کمپیوٹر سے ہو رہا ہے، میں نے تو کمپیوٹر بہت دیر میں شروع کیا، ہمارا جو کیلیگرافر تھا تو وہ باقاعدہ رونے لگا کہ میڈم اگر آپ کمپیوٹر پہ دے دیں گی تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ جو ہے روزگار تو اللہ عطا کرتا ہے، ہو جائے بالکل گا، آپ کمپیوٹر سیکھ لیجئے۔ خیر بہرحال اب کمپیوٹر پہ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ لاسٹ مومنٹ، آخری مرحلے میں بھی میں جب اس کو پروف دیکھتی ہوں تو جی پتہ چلتا ہے ایک نئی غلطی سامنے آ جاتی ہے۔ بس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر نے کس طریقے سے آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، دیکھا جائے تو ہم اس کی جی سیٹنگ جس وقت کرتے ہیں، جتنا چاہیں اس میں سے میٹر حذف کر دیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ کیلیگرافی جب ہوتی تھی، یعنی کہ خطاطی، اس میں زیادہ وہ تھا کہ اگر ہم نے ایک بار میٹر دے دیا، اب ہمیں کچھ تبدیلی نہیں کرنی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی غیر ضروری لگ رہا ہے تو ہم کمپیوٹر پہ سے آرام سے اس کو اریز کر سکتے ہیں، کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ تو جی مشکلات کا تو یہ ہے کہ ہاں آتی ہیں، راہوں میں مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو اللہ ہمت دیتا ہے۔ بہت سی مشکلات آتی ہیں سرکولیشن کی اسٹیج پر، آپ جیسے سرکولیشن میں بڑھانا بھی چاہتی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رسالہ جو ہے سرکولیشن بڑھ رہی ہے، لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن اب ہماری جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کو ہم پرچہ بھیج دیتے ہیں اور پھر پتہ چلا وہ ہماری رقم نہیں دیتے، تو میں پرچہ بند کر دیتی ہوں۔ تو جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ہمارے، بس جو سالانہ خریدار بنتے ہیں، صرف انہی کو بھیجتی ہوں میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب بہت پسند کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھی لوگوں میں اتنا ہی مقبول ہے، اگرچہ سرکولیشن وقت کے ساتھ ساتھ کم تو ہوئی ہے، جو حالات ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے فارنر ہیں، یعنی کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو ہے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں ہمارے سبسکرائبر، اور خاص طور پر بزرگ حضرات، کہ مجھے ہارڈ کاپی چاہیے، ہر حال میں ہارڈ کاپی چاہیے، جی ان کو ہارڈ کاپی چاہیے۔ اب ابھی بیچ میں مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہوئی، میں تو پتہ چلا پرچہ تو ہے 80 روپے کا، اور اس کے اوپر وہ جو پوسٹیج لگ رہی ہے وہ 250 روپے کی، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے امریکہ پرچہ نہیں جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا چاہے آپ کوریئر سے بھیجیے، کیسے بھی بھیجیے۔ میں نے کہا 1800 روپے لگیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم بھیج دیں گے۔ تو آج بھی جو ہیں ہمارے سینئرز، بزرگ حضرات، وہ تو جی کہتے ہیں ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے، باقی سب کہتے ہیں ہمیں PDF بھیج دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے، وہ الگ بات ہے۔
لیکن آج بھی پسند کیا جاتا ہے. کوئی مشکلات ہے, مشکلات تو راہوں میں آتی ہیں اور اس کو عبور کرنا بھی اللہ ہمت دیتا ہے. تب اللہ ہمت دے رہا ہے, الحمدللہ خوب چل رہا ہے ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں مصروف رہتی ہوں اس میں, لکھنے پڑھنے میں, سفر جاری ہے. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے کہ راہوں میں مشکلات آتی ہے, کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں تو مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن کامیابی اللہ عطا کرتا ہے اور ہماری محنت ہوتی ہے اور اللہ کامیاب کرتا ہے. بالکل بالکل درست فرمایا. اور ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں ممتاز خان صاحبہ. ممتاز صاحبہ, آپ سے جاننا چاہتے ہیں ہم کہ آپ کے صحافی کے طور پر آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس بےحد عظیم پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مدرس ڈے پر یہ پروگرام آپ نے انعقاد کیا ہے. اور جی جی سبھی کو مجھے نہیں مبارک. لگتا کہ دنیا میں ماں سے زیادہ عظیم ہستی کوئی ہو سکتی, بالکل پر بدقسمتی سے میری والدہ نہیں رہی تھی 3 سال پہلے, برین ہیمریج سے چھوڑ کر ہمیں چلی گئی تھی. جی پر کیونکہ آپ نے اس دن کو چنا ہے تو بس مجھے ایسے ان کا خیال آیا کہ اب آج جس بھی مقام پر ہیں ہم ظاہر سی بات ہے کہ بالکل یہ ان کی دعائیں ہیں جو آپ آج اس مقام پر ہیں. جی جی بالکل. تو منور رانا صاحب نے کتنا کچھ لکھا ہے وہاں پر والدہ پر. جی بہرحال میرے سفر کا آغاز تقریباً 8-9 سال پہلے ہوا تھا, بٹ میرا تجربہ ہندی صحافت کا تھا, ہندی جرنلزم کا تھا, اور یہ میرا پہلا تجربہ ہے اردو صحافت کا. جی لیکن ابھی مجھے 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے زی سلام کے ساتھ اردو پر کمانڈ, اردو لہجے میں گفتگو کرنا اور اردو لہجے میں کسی کا بھی انداز بیان مجھے ہمیشہ متاثر کیا کرتا تھا. اور جب بھی میں ہندی نیوز چینلز میں ہوا کرتی تھی مجھے ہمیشہ لگا کرتا تھا کہ کیا میں کسی اردو چینل کا پارٹ ہو سکتی ہوں. آپ لوگ اخبارات کے بارے میں بات کر رہے تھے, آپ لوگ پرنٹ جرنلزم کے بارے میں بات کر رہے تھے اردو صحافت کے حوالے سے, بٹ الیکٹرانک میڈیا میں ای ٹی وی, زی, ڈی ڈی اردو, یہ اب اس مقام پر ہے کہ اب لوگوں نے ان کو دیکھنا پسند کرنا شروع کیا ہے, لوگ چاہنے لگے ہیں. اور اردو صحافت نے وہ مقام جو حاصل کیا ہے اس میں ٹی وی نیوز چینلز کا ایک بڑا رول مجھے لگتا ہے کہ اب ہو رہا ہے دھیرے دھیرے. قریب 142 کنٹریز میں زی سلام بھی دیکھا جاتا ہے. اور جب میں نے اسٹیپ ان کیا اردو جرنلزم میں, تبھی سے ہی مجھے لگتا تھا کہ کیا ہم کبھی یہ میسج پوری دنیا میں دے پائیں گے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہے, ہم نے اردو زبان سے سلیقہ سیکھا ہے. اور میں ایک چھوٹا سا انسٹنس ضرور دینا چاہوں گی کہ جب ہم چھوٹے تھے, جہاں ہم رہا کرتے تھے, وہاں پر اردو کے ہمارے لیکچرر بھی ہوا کرتے تھے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں تعجب بھی ہوتا ہے لوگوں کو جان کر کہ میں نے اردو کبھی نہیں پڑھی ہے. میرے اسکول میں کبھی سبجیکٹ ہی نہیں رہا, میرے کالج میں سبجیکٹ نہیں رہا, بس مجھے اردو سے محبت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اردو نیوز چینل کا فیس ہوں آج میں, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تو جھگڑا ہوا ایک دفعہ جب ہم چھوٹے تھے, تو ہمارے میں ان کو اپنا لیکچرر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسی کالج میں ہم بھی پڑھے جہاں وہ اردو کے لیکچرر ہوا کرتے تھے, اور انہیں کیونکہ میری کمانڈ کی لینگویج پر, تو انہیں مجھ سے محبت تھی, کافی لگاؤ تھا. جھگڑا ہوا, انہوں نے بس اتنا کہا کہ ہم آپ کے شان میں گستاخی کر دیں. تو جہاں بالکل کھڑی لینگویج بولی جاتی ہے, جہاں بالکل سیدھی زبان میں بات کی جاتی ہے, وہاں لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ اس محلے میں آئندہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا. کہ اتنے غصے میں بھی اتنے شدید طور پر پریشان ہیں لوگ, ایک دوسرے کو مارنے دوڑ رہے ہیں. انہوں نے ایک لائن کہی اور اس کے بعد پھر کبھی جھگڑا نہیں. بہرحال ایک چھوٹا سا انسیڈنس تھا. لیکن اب کیونکہ میں اردو صحافت کا حصہ ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کے فروغ کے لیے جتنا کچھ کیا جا رہا ہے, اللہ کے شکر سے اب سے چند سال پہلے تک اس کی امیجنیشن کم سے کم ہم جیسے نئے لوگوں کو تو نہیں تھی کہ کیا یہ ہوگا ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی. اور ٹی وی چینلز کے ذریعے اردو کو فروغ دیا جانا, ٹی وی چینلز کے ذریعے اردو لینگویج کی پروموشن, ایک ترغیب کے طور پر اس کو پیش کیا جانا, یہ بہت اچھا میسج آیا. اور آپ سب کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی, اور مجھے لگتا ہے یہ آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا سب نے, کہ ہندی نیوز چینلز میں بھی نیوز اینکرز اردو پر کمانڈ رکھتے ہیں.
उन न्यूज एंकर्स को तरजीह दी जाती है जो उर्दू पर कमांड रखते हैं, हिंदी न्यूज चैनल्स में भी, मुझे ऐसा लगता है। अब वो सेंसेशन वाला, वो सनसनी वाला दौर अब उतना नहीं रहा जितनी कभी एक शिद्दत पसंदी थी उसको लेकर, कि चिल्लाकर चीख कर एंकर्स न्यूज चैनल्स पर बात किया करते थे। पर अभी जो ये नया दौर अब जो शुरू हो रहा है, जो अभी लग रहा है, और एक बहुत अच्छा साउंड होता है, समातों में बहुत मीठा लगता है कि हिंदी न्यूज चैनल्स के एंकर्स उर्दू पर कमांड ले रहे हैं और उनको तरजीह दी जा रही है और नरमी आ रही है, लहजा बदल रहा है, वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज की वजह से, जो मैंने महसूस किया। ये मेरा जाती तजुर्बा है जो मैंने महसूस किया है। और जब हम ऑन एयर होते हैं, जब हम न्यूज बुलेटिन्स कर रहे होते हैं, जब हम लाइव शोज कर रहे होते हैं, तो कई बार बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज होती है हमारे साथ, लेकिन जब हम उसको उर्दू में ब्रेक कर रहे होते हैं, जब हम उसको उर्दू में टीज कर रहे होते हैं, तो कभी ये नहीं लगता कि हमने उसको बहुत लाउडली बताया, या हमने कभी किसी चीज को बहुत एग्जैजरेट कर दिया, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, या सनसनी नहीं सुनना लोग पसंद करते। और क्योंकि जी मीडिया का मैं पार्ट हूँ, जी मीडिया का मैं हिस्सा हूँ, तो दीगर जो चैनल्स है वहां पर, वो लोग भी जब, क्योंकि हमारी गुफ्तगू में आ गया है वो, हम जो ऑन एयर होते हैं वो हम सिर्फ ऑन एयर नहीं होते हैं। शमा मैम जैसे कितने लोग आइडियल हुआ करते हैं हम जैसे लोगों के, लेकिन और ये खुशनसीबी भी हर किसी को नहीं मिलती कि आज सेम प्लेटफॉर्म पर, सेम शो में आज हम उनसे रूबरू हैं, ऑनलाइन ही सही। तो जब दीगर चैनल्स के एंकर्स या बाकी एम्प्लॉयज हमसे वहां मिलते हैं, मुलाकात करते हैं चैनल के अंदर ही, कैंपस में ही, तो वो कहते हैं मैम हमको भी सीखनी है, क्योंकि हमको भी अपने, क्योंकि जी का नेशनल तो है ही, जी हिंदुस्तान है, जी बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, तमाम स्टेट्स के भी अलग अलग चैनल्स हैं वहां पर। तो कहते हैं मैम हमको भी जानना समझ, और रोजाना 10, 5, 6 वर्ड्स ले जाते हैं, ये अल्फाज हमसे वो ले जाते हैं उर्दू के। क्या तो बात, बहुत बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है और उनको फिर बताने में भी अच्छा लगता है कि कितनी शीरी जुबान है ये और कितना प्यार है इस जुबान में। बिल्कुल। जी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनकी काविशों से एक उर्दू चैनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है, तो उन्हें भी सलाम जाता है। बिल्कुल तो ये मेरा उर्दू का तजुर्बा है, हिंदी का इससे पहले मेरा था, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे फख्र है कि मैं एक उर्दू न्यूज चैनल का बहुत इंटीग्रल पार्ट। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जोश हो, जज्बा हो, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। और आप, ये उर्दू से आपकी मोहब्बत ही है जो आप उर्दू सहाफत में आपने कदम रखा और इस मकाम पर है, माशाल्लाह। और बिल्कुल मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि उर्दू ज़ुबान का मज़ा ही कुछ और है, उर्दू ज़ुबान का नशा ही कुछ और है। जो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि तहज़ीब व सक़ाफ़त और शीरीनी लहजा ही उर्दू ज़ुबान की मकबूलियत का राज है। और बहुत लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा आपका, बहुत दिलचस्प सफ़र रहा आपका, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सामीन, फिर से एक बार मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं और फेसबुक पर भी हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिर मैं रुख करती हूँ दिल्ली का ही, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर सहाफ़ी शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा, और उनसे मैं जानना चाहती हूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में उर्दू सहाफ़त के मुस्बत इम्कानात क्या हैं? जी शमा साहिबा। देखिए, जदीद टेक्नोलॉजी का भी जिक्र हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है कि जदीद टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि हर फील्ड में। लेकिन हमारा जो अखबारात का या रिसालों का काम है, इसको हम जितनी तेज़ी के साथ कंप्यूटर के ज़रिए, यानी कि कम अरसे में हम ले आते हैं मार्केट में, एक हफ्ते के अंदर आप दीजिए और एक हफ्ते में वो कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हमें सब तैयार करके दे देता है। बस कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आसानियां बहुत हो गई हैं। दिक्कत वही मैंने एक बताई थी कि आखिर तक, यानी कि अगर आपके यहाँ प्रेस जाने वाली है, कॉपी आपकी तैयार है, पर्चा, आप आखिरी नजर भी डालेंगे तो पता चलेगा कि नई गलती है, फिर हम उसको लगवाते हैं। फिर उसके बाद जब छपने के बाद
आता है पर्चा हाथ पे, पता चलता है कि वो बहुत कोशिश होती है मेरी कि एडिटोरियल पहला सफा होता है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पता चला ये गलती मैंने 3 बार लगवाई, और वो फिर वो एक गलती रखी हुई थी कि ज़हनी तौर पे बड़ी तकलीफ पहुंचती है उससे। हाँ, तो लेकिन ये कि तरक्की तो बेशक है। जब पहली बार कंप्यूटर आया, और मेरा ख्याल ये है कि जिस वक्त ये आया है, इन पेज आया है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत आसानियां हो गई देखा जाए तो। अगरचे बेचारे वो जो कैलीग्राफर थे, जो खत्तात थे, बेरोजगार जरूर हुए, लेकिन उन्होंने भी जब सीख लिया, हाँ ये है कंप्यूटर जो ऑपरेटर है वो अगर पढ़ा लिखा है, उर्दू से वाकिफ है। हमारे साथ जरा सी तजर्बे के बिना पर मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे लोगों से वाबस्ता वो लोग हैं जो उर्दू नहीं जानते, वरना तो क्या होते थे खत्तात जो होते थे, कि क्या था कि ऐसे पढ़े लिखे होते थे कि अगर मसवदे में गलती होती थी तो उसको भी दुरुस्त कर दिया करते थे। लेकिन हमारी नई नस्ल, बस जरा सा नई नस्ल से ये है कि नई नस्ल मेहनत नहीं करती है, यानी कि उर्दू है, आपके तलफ़ुज़, लहजा वो तो एक अलग चीज है बोलने की, लेकिन लिखने में जो हमारा होता है, एक बोलने का होता है, एक लिखने का होता है। लिखने में अगर आपकी इमला गलत है तो ये समझिए कि प्रूफ रीडर तो बेचारा परेशानी हो जाएगा। मेरे पास अब क्या होता है कि जितना भी आते हैं लोग, अफसाने भेजते हैं, शायरी भेजते हैं, तो वो इन पेज में भेज देते हैं। मैं कहती नहीं, PDF में ही भेजिए ताकि मैं पढ़ के फैसला करूँ, ठीक। अब वो भेज देते हैं, अब उसमें इतनी अगलात होती हैं, पहले मैं उसका प्रिंट आउट निकलवाती हूँ, उसकी फिर सबिंग करती हूँ, तो मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर कहता है मैडम वो जमाना ज्यादा अच्छा था कि आप मुझे मसवदा देती थी, बिल्कुल सबिंग करके तैयार करके देती थी। अब पता चलता है वो जो आता है मेरे पास इन पेज में, उसमें इतनी अगलात होती हैं, वो मुझे मुश्किल लगता है। बेहतर ये कि मैं दोबारा इसको कंपोज कर दूं। बस ये है कि जरा सी अगर तवज्जो दी जाए, जो हमारे यहाँ तख्लीकात आती हैं, तो बल्कि मैं गुजारिश भी करती हूँ बार बार, और ख़ासतौर पर नई नस्ल के साथ तो मेरा रवैया इतनी अच्छा होता है कि हमारी नई नस्ल उर्दू की तरफ राग़िब है, पढ़ रही है उर्दू, तो हमें उनका इवन यहाँ पर जो अफसाने आते हैं मेरे पास या शायरी आती है, तो मैं बड़ी नरमी से देखती हूँ कि भाई इन लोगों को सीख रहे हैं, इनको कुछ कमी है तो हम खुद दुरुस्त कर दें इसको, ताकि इनका हौसला बढ़े। तो ये सारा है। टेक्नोलॉजी से तो खैर जाहिर बात है, ये समझिए कि हर जगह उसका बोलबाला है, सभी जगह तरक्की हो रही है, तो इसमें भी हो रही है, प्रिंट मीडिया में भी इससे बहुत फायदे हुए। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि, और ये बात सही है कि हर टेक्नोलॉजी का के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा। और आपकी बातों से ये बात समझ में आई कि जदीद टेक्नोलॉजी के फायदे ज़्यादा हैं उर्दू सहाफ़त में। जी, बहुत अच्छी बात है, तो मुस्बत इम्कानात हैं माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रुख करती हूँ, ट्रेन में हमारे साथ हैं मोहतरमा रईसा मुनव्वर साहिबा। अब वो शामिल हैं? फ़हीम भाई एक बार देख लें। अभी तो थी, कहाँ गई? नहीं, रईसा मुनव्वर साहिबा, क्या आप हैं हमारे बीच? हाजिर है। नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। वो आएंगे तो हम उनसे गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल हम फिर से दिल्ली का रुख करते हैं और मुमताज़ खान साहिबा से बात करते हैं। मुमताज़ साहिबा, उर्दू सहाफ़त का आगाज़ 1822 में कोलकाता में हुआ, और जामे जहां नुमा पहला उर्दू अखबार था जिसके मालिक हरिहर दत्ता साहब थे। उससे ये साफ जाहिर होता है कि उर्दू सहाफ़त किसी खास तबके तक महदूद नहीं थी उस ज़माने में। तो क्या लगता है आपको, आज के इस दौर में उर्दू सहाफ़त किसी खास तबके तक ही महदूद है या हर तबके के लोग इससे जुड़ रहे हैं? मोहतरमा मुमताज़ खान साहिबा, क्या आप शामिल हैं हमारे साथ? मेरे ख्याल से मुमताज़ साहिबा नहीं है शामिल यहाँ पर, नेटवर्क का कुछ मसला हो रहा है। वो हाजिरी नहीं, जी, हाजिरी नहीं है।
नहीं, अभी तो थी वो, अभी 1 मिनट पहले मुझे उनका चेहरा दिखा था, वो दिखी थी। खैर फिर से हम शमा अफरोज ज़ैदी साहिबा से की तरफ रुख करते हैं और उनसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल करते हैं, जिससे हमें और भी बहुत सारी मालूमात हासिल होगी, और उम्मीद है आप सभी को ये गुफ्तगू अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, जैसा कि मुझे मिल रहा है। तो शमा अफरोज ज़ैदी साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर में क्या कोई रईसा मुनव्वरा साहब आ गई है यहाँ? हाँ आ गई। अच्छा ठीक है, मैं उनसे एक सवाल कर लेती हूँ, फिर नेटवर्क की वजह कर वो चली जाए। तो मोहतरमा रईसा मुनव्वर साहिबा, आप शामिल हैं? शामिल हो जी, मैं सवाल करना चाहती हूँ आपसे। रईसा मुनव्वर साहिबा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज म्यूट है। रईसा मुनव्वर साहिबा, आपकी आवाज म्यूट है। जी, अपना माइक ऑन करें। हाँ। जी, अब आ रही आइए है आवाज। जी जी बिल्कुल आ रही है। जी 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 फरमाएं। मुनव्वर साहिबा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि उर्दू सहाफत में वैसे तो ख़वातीन की तादाद है, लेकिन ख़वातीन की तादाद उर्दू सहाफत में कम क्यों है, खासकर प्रिंट मीडिया में? क्या कहना चाहेंगे आप इसके मुताबिक? ऐमन, देखिए ऐसी बात है कि सहाफत में ख़वातीन के आने का रुझान यूं भी अभी गुज़िश्ता दो ढाई आवाज आ रही है ऐमन आपको? जी आ रही है जी। हेलो जी, मेरी गुजारिश है बाकी सभी लोगों से कि अभी 2-3 दहाइयों से ख़वातीन हेलो जी 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 रईसा साहिबा जी। हेलो जी, मैं ये कह रही थी कि ख़वातीन की सहाफत में अभी गुज़िश्ता तीन दहाइयों से कुछ ज़्यादा ही आगे आई हैं। उससे पहले ये होता था कि हमारे घरों का एक आम रुझान था, वो अपनी लड़कियों के लिए कोई सेफ, मतलब उनका फ्यूचर, उनका करियर जो होता था वो जी सेफ चाहते थे, और उनकी नज़र में महफूज करियर जो होता था, उनकी, हमारे बुजुर्गों की नज़र में जो होता था कि लड़की को बहुत पढ़ाया। जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, अनम्यूट करें अपना माइक। जी, रईसा मुनव्वर साहिबा, अपना माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही, माइक अनम्यूट करें। जी अब आ रही है आवाज जी। इसलिए कि सफर की दिक्कत आ रही है। जी जी मैं समझ सकती हूँ, और हमारे सामीन भी समझते हैं। हेलो जी जी मैं कहती कि हमारे बुजुर्गों की नजर में लड़कियों के लिए जो सेफ फ्यूचर या सेफ मुस्तकबिल जो था, ये सबसे बड़ी है, फिर इसकी मम्मी है, इनसे छोटी, फिर मैं, फिर एक और मुझसे छोटी, फिर चार। मुमताज साहबा है यहाँ, मुमताज साहबा। जी मुनव्वर साहिबा, रईसा मुनव्वर साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप रईसा मुनव्वर साहिबा, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार फिर से कोशिश करें। जी दोबारा कोशिश। और मेरी गुजारिश है बाकी सभी लोगों से कि अपना माइक म्यूट कर लें, ताकि मुमताज साहबा हैं, उनसे सवाल जी मुमताज खान साहबा यहाँ आ गई हैं। तो सामीन, मैं बताती चलूँ कि सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज का ये प्रोग्राम
اردو صحافت کے 200 سال، خواتین کا اہم کردار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں 3 اہم خواتین مہمان، 20ویں صدی کے ایڈیٹر شمع افروز صاحبہ، زی سلام کے اینکر پروڈیوسر ممتاز خان صاحبہ، اور انقلاب روزنامہ انقلاب کی ڈپٹی ایڈیٹر رئیسہ منور صاحبہ، اور ان سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو میں آگے بڑھتی ہوں اور ممتاز خان صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ممتاز خان صاحبہ، اردو صحافت کا آغاز 1822 میں کولکتہ میں ہوا۔ جامع جہاں نما پہلا اردو اخبار تھا جس کے مالک ہری ہر دتہ صاحب تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اردو صحافت کسی خاص طبقے تک محدود نہیں اس دور میں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو آج کے اس دور میں اردو صحافت کسی خاص طبقے تک ہی محدود ہے یا ہر طبقے کے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں؟ خاص کر اردو صحافت کی بات کر رہی ہوں میں۔ نہیں، آپ نے جو بھی اگزامپل دیا 200 سال پہلے کا، اس کی گواہ میں آج بھی، اور زی سلام زندہ جاوید علامت ہے اس بات کا، کیونکہ زی سلام کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے جب زی سلام کا آغاز ہوا مسٹر سدھیر شرما جی۔ ابھی لاسٹ ایئر ہی انہوں نے ریزائن کیا ہے۔ مسٹر سدھیر شرما زی سلام کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور اس حوالے سے میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک نان مسلم چہرہ جو اردو نہیں جانتے، لیکن وہ اردو کی قیمت، اردو کی طاقت اور اردو کا وقار سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اردو نیوز چینل زی سلام کا آغاز ہوا، یہ نیوز کم پروگرامنگ چینل تھا، تو ایسے پروگرام اس چینل پر شروع کیے گئے۔ آپ لوگوں کو جان کر تعجب ہوگا کہ ورلڈ وائڈ بین الاقوامی سطح پر اتنی مقبولیت حاصل کی ہے ان پروگرامز نے، اتنی مقبولیت حاصل کی ہے کہ بڑے بڑے مداح ہیں آج عالمی سطح پر زی سلام کے۔ تو آپ نے ایک نام کا ذکر کیا، ایک نام کا ذکر میں نے کیا، 200 سال پہلے سے لے کر 200 سال بعد تک مجھے نہیں لگتا کہ اردو زبان، اردو صحافت ایک طبقے تک ہی محدود ہے۔ اور جو اب سے کچھ وقت پہلے کے لوگ ہیں، یعنی کہ ہم سے کافی عمر دراز لوگ ہیں، ان کی تو روح میں اب بھی رشتی بستی ہے اردو۔ وہ تو کوشش بھی کرتے ہیں کہ نئی نسل کو، نئی جنریشن کو اردو بولنا آئے۔ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اردو ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آج کی جنریشن، آج کی نسل اردو بولے، اردو کو سمجھے کم سے کم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مسٹر سدھیر شرما زی سلام جیسے چینل کو یہاں تک لا سکتے ہیں، یا پھر ہم نیوز اینکرز کے علاوہ جو دیگر سٹاف ہے زی سلام میں، وہ بھی نان اردو بیک گراؤنڈ سے ہی ہیں، وہ نان مسلم بھی ہیں جن کی کبھی لینگویج نہیں رہی اردو، لیکن وہ ویڈیو ایڈیٹرز ہیں، وہ لوگ پرومو پروڈیوسرز ہیں۔ جی نہیں لگتا کہ اردو محدود ہے۔ ہاں، فروغ اور دیے جانے کی ضرورت ہے، بہت کام بھی ہو رہا ہے دیگر علاقوں میں اس پر بہت پیاری زبان ہے، اس لیے لوگ بھی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ جی جی، بالکل بالکل، اور بہت اچھا لگا یہ جان کر کہ اردو صحافت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، ہر طبقے کے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں، اور اردو صحافت پہ کافی کام کیا جا رہا ہے، اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور بھی اس پہ کام ہونے چاہیے، اور اردو کے فروغ کے لیے، اردو صحافت کے فروغ کے لیے اور کام بھی ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، ایسی امید ہے ہمیں۔ اور بہت شکریہ ممتاز خان صاحبہ۔ اور سامعین، پھر سے میں دلی کے ہی کسی دوسری جگہ پہ شمع افروز زیدی صاحبہ انتظار کر رہی ہیں میرا، میں ان سے ایک اگلا بڑا دلچسپ سوال ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو شمع افروز زیدی صاحبہ، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سفر میں کیا کوئی ایسا تجربہ رہا ہے جو آپ ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتی ہیں؟ اور آپ خود ایسی شخصیت ہیں جن سے بے شمار لوگ متاثر ہیں، کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے آپ کو بے حد متاثر کیا ہو؟ دیکھیے،
तजर्बे की तो बात ही मैं बताऊंगा आपको। खवातीन के साथ, माफ कीजिएगा, खवातीन के साथ बिल्कुल शुरू से ही नाइंसाफी होती रही। जी ये आपके इल्म में भी होगा कि एक जमाना था, मोहम्मदी बेगम कितना मारूफ नाम है, जी और वो जब वो अफसाने लिखा करती थी, और उस जमाने की जो खवातीन थी तो वो कहते थे वालदा मोहम्मद अफजल या मिसिस फलां के नाम से। यानी कि एक तरह से खवातीन के ऊपर अवाइल से इतनी बंदिश थी कि वो अपने नाम को भी पर्दा खफा में रखती थी। और फिर हालांकि ये खवातीन वो खवातीन हैं कि जिन्होंने, यानी कि इन्होंने, ये खुद भी एडिटर थी मोहम्मदी बेगम एक रिसाले की, तहजीब निस्मा की। तो जी खवातीन शुरू से ही एक्टिव रही हैं, लेकिन शुरू में उनको दबाते रहे हैं। फिर आहिस्ता 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 अल्लाह के फजल से, यानी कि इधर डिप्टी नजीर अहमद का बहुत बड़ा काम है, सर सईद अहमद का है या हाली का है, कि उन्होंने खवातीन की तालीम की तरफ तवज्जो दी। और ये समझिए कि खवातीन तालीम के मैदान में आई। वालिदैन भी थोड़ी सी तखसीस करते थे, पहले की बात करें, अब जमाना बदल चुका है। लेकिन अभी भी मैं कहीं कहीं देखती हूँ, जहां तक इसका सहाफत का ताल्लुक है, सहाफत में आसानी से वालिदैन पता आमतौर से क्या चाहते हैं कि लड़कियां बीए करें, बीएड कर ले, टीचर बन जाए, ठीक। लेकिन अब खुद बेदार जहन है लड़कियां, इस दौर में लड़कियां भी बेदार जहन है। वो अपने फैसले, यानी कि बेशक माँ बाप के मशवरे होते हैं, लेकिन अपने फैसले खुद ले लेती हैं कि हमें इस लाइन में जाना है या इस लाइन में जाना है। सहाफत का वही बात है कि सहाफत का अगर एक बार चस्का पड़ जाए, चाहे वो अंग्रेजी की सहाफत हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे हिंदी की, तो फिर आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, आप किसी काम के नहीं रह जाते उसके अलावा। लेकिन उर्दू सहाफत का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि अगर हमारे बच्चे उर्दू नहीं जानते तो उनको उर्दू सहाफत से क्या दिलचस्पी होगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को, जो कि आज जो है बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं वालिदैन, अंग्रेजी का जमाना आ गया, मैं समझती हूँ अंग्रेजी वाकई में अहम है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को उर्दू से, उर्दू तहजीब से वाकिफ नहीं कराएंगे तो हमारे लिए तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। भले आप बिल्कुल बेशक पढ़ाइए आप अपने बच्चों को, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बेहतर मुस्तकबिल हो उसका, लेकिन अगर हम उर्दू नहीं जानते, हमारे बच्चे, मैं खुद अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने स्कूल लेवल पे कभी उर्दू नहीं पढ़ी, थ्रू आउट मेरे पास उर्दू थी ही नहीं, और फिर एकदम से बीए में भी उर्दू नहीं थी। और जब मैं जामिया में आई, सबने कहा उर्दू में ले लो एडमिशन। मैंने कहा भाई मैं लेके क्या करूंगी, कौन मुझे दे देगा एडमिशन, कि नहीं नहीं आप आ जाइए। उस जमाने में प्रोफेसर नारंग, तो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने कहा नहीं एक टेस्ट होगा, तो आपके जहन में भी ये बात होगी कि एक बचपन में कुस्तुनतुनिया लिखो, ईद उल जुहा लिखो, ईद उल फितर लिखो, ये तो उन्होंने कुछ कहा। मैंने कहा सर, वो फटाफट लिख के दे दिया मैंने। तो वो हैरान कि तुम तो कहती है तुम्हें उर्दू नहीं आती है। मैंने कहा सर उर्दू आती है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर मैंने उर्दू नहीं पढ़ी। लेकिन बात वहीं आ जाती है, माँ का अहम रोल होता है। मेरी माँ ने जो मुझे उर्दू बचपन से पढ़ाई थी, मैं उसके लिए मैं यही कहूंगी कि एमए जो मैंने उर्दू में किया, वरना मेरे पास उर्दू बीए तक बिल्कुल नहीं थी। मेरी माँ की जड़ें इतनी मजबूत थी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो, बल्कि मैं जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे पास एक पेपर था, उसमें शेर व शायरी से मुझे दिलचस्पी कम थी। तो मैं अम्मा से पूछा करती थी, अम्मा ये शेर में पढ़े इसकी सेहत बता दीजिए, तो अम्मा उसको तस्हीह कर दिया करती थी। हम क्या है, आज हमारी क्या ट्रेजेडी है हमारे साथ कि हमारी माओ को फुर्सत भी नहीं है अपने बच्चों की, खासतौर पर उर्दू की तरफ तवज्जो देने की। मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को, बेशक सारी जबानें सारी अच्छी होती, उर्दू हमारी जबानें इतनी शीरी जबान है कि इसको दूसरे लोग भी अपनाना चाहते हैं, लेकिन हमें तवज्जो तो देनी पड़ेगी अपने बच्चों की तरफ। और सहाफत का जाता तो बच्चों को आप आज़ाद छोड़ दीजिए। अगर बच्चे आना चाहते हैं, बज़ाहिर उनको लगता है कि उर्दू में कोई वो नहीं, तरक्की नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप दिल लगा के काम करेंगे तो हर स्टेज पर ये आपको थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ेगी, सब्र से काम लेना पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कोई जबान ऐसी नहीं है जो आपको मतलब ये कि तरक्की ना दे सके, बस मेहनत की जरूरत पड़ेगी, मेहनत की जरूरत है। जी बस करिए आप रुक जाओ ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहरहाल बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने
के साथ बातें करके बहुत, यानी कि मैं कह नहीं सकती कि किस कदर खुशी हो रही है, वरना आमतौर से मैं सच्ची बात यह कि ऑनलाइन प्रोग्राम से अवॉइड करती हूँ, बहुत बहुत कम देती हूँ। लेकिन आपसे बात करके आपके तमाम अरकान का मैं इस सिलसिले में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तभी माशाल्लाह बहुत, यानी कि एक तरह से उर्दू के लिए, ये उर्दू का प्रोग्राम है और जिस तरीके से इतना भरपूर प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू होती रहेगी जितनी देर तक भी आप करेंगी। हालांकि इतनी देर तक बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्योंकि दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है तो अच्छा भी लग रहा है। जी माशाल्लाह, और ये बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए बात फ़ख्र है ये बात कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है आपसे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ज़बान सभी अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, मीठी होती हैं, और किसी भी ज़बान को पहले हमें सीखना चाहिए। अगर हमें सहाफ़त में ही जाना है, उर्दू सहाफ़त में जाना है, तो हमें उर्दू ज़बान से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें उर्दू ज़बान का इल्म होना चाहिए, चाहे किसी भी ज़बान की बात हो। और माँओं को भी अपने बच्चों की तालीम पर, मेरे ख्याल से माँ बाप दोनों को ही अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी पैगाम आपने दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब प्रोग्राम इख्तिताम पर ही है, ज़्यादा वक्त हम भी नहीं लेंगे। और सामीन हज़रात, जो भी मुश्किलात पेश आई नेटवर्क के हवाले से या जो भी, हम उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, और उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। और फिर से मैं आगे बढ़ती हूँ और एक सवाल करती हूँ हमारे अगले मेहमान से। क्या रईसा मुनव्वर साहिबा हैं? फ़हीम भाई एक बार बताएं। हाँ हैं। जी, रईसा मुनव्वर साहिबा, आपसे आखिरी सवाल करती हूँ मैं कि सहाफ़त इनकलाब लाती है, और हमें अंदाज़ा है कि इनकलाब का सफ़र आसान नहीं है। ऐसे में एक खातून सहाफ़ी कितनी महफूज है और कितनी साबित कदम? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो वो बेशक आसान नहीं होता है, लेकिन जैसा कि इससे पहले मुमताज साहिबा ने और उससे पहले शमा बाजी ने भी कहा कि राहें अगर जोश हो, जज्बा हो, तो यकीनन हम रास्ते भी हमारे लिए आसान हो ही जाते हैं। तो जहाँ तक प्रिंट मीडिया में ख़वातीन की बात है, स्पेशली ये मैं उर्दू सहाफ़त की बात कर रही हूँ, उसमें अब लड़कियां आ तो रही हैं, लेकिन वो इसलिए भी उनकी मौजूदगी इसलिए भी कम है कि अभी तक बहुत सारे हम जैसे लोगों ने, जैसे मैं हूँ या हमारी जो दोनों मेहमान हैं, हम लोगों ने मतलब इस तरह लड़कियों को हमारे सामने खुलकर बताया नहीं है। हमें जरूरत है कि हम अपनी मिसाल सामने रखते हुए उनको बताएं कि भाई सहाफ़त का शोबा भी आपके लिए उतना ही महफूज और उतना ही कारआमद है, सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे घर के लिए, पूरे एक माशरे की तरबियत के लिए उतना ही कारआमद है ये शोबा भी, जितना कि आप तदरीस के शोबे को समझ। एक तो ये है, इसलिए सहाफ़त के शोबे के बारे में बहुत जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है रईसा मुनव्वर साहिबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, आप माइक लड़कियों के ताल्लुक से जी बहुत सारी जो गलत फहमियां हैं कि लड़कियों को रात में देर तक रुकना पड़ता है, या लड़कियों किसी भी शोबे में किसी भी काम के आदि चीजें हैं जो गलत फहमियां हैं। मैं अगर जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। और जी, रईसा मुनव्वर साहिबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हुई। सफ़र के दौरान भी आप शामिल रहीं हमारे प्रोग्राम में,
اور آپ نے کوشش کی, اور نیٹ ورک کی خرابی میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, سامعین اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوا ہمیں کہ نیٹ ورک نے ساتھ نہیں دیا, لیکن بہرحال بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ یہاں شامل ہوئیں, آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. اور سامعین, پروگرام اختتام پہ ہے. میں بتاتی چلوں کہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کولکتہ ایک ایسی تنظیم ہے جو اردو کے اس فروغ کے لیے کام کرتی ہے, جن کے اغراض و مقاصد اردو کی ترویج کے لیے ہیں. اور اس تنظیم کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے, جس کا عنوان ہے اردو صحافت کے 200 سال, خواتین کا اہم کردار. اور واقعی اس آج کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے اردو صحافت میں, ماشاءاللہ. تو اب میں ایک بار پھر سے دلی کا رخ کرتی ہوں, اور وہاں موجود ہیں ممتاز خان صاحبہ. ممتاز صاحبہ, کیا آپ شامل ہیں؟ جی ہیں. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی, میرے یہاں تھوڑا نیٹ ورک کنجکشن ہے, اس لیے معذرت کا بھی میں. جی کوئی بات نہیں, آج نیٹ ورک کی خرابی ہے, اور کوئی بات نہیں, اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. بہرحال اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اور محترمہ ممتاز خان صاحبہ, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ پروگرام اب اختتام پر ہے, زیادہ وقت نہیں لے سکتی میں بھی, کیونکہ شمع افروز زیدی صاحبہ بھی بہت دیر سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور زیادہ تر وہ آن لائن پروگرام میں شرکت نہیں کرتی ہیں, لیکن ہماری دعوت دونوں نے قبول کی. بہت بہت شکریہ. تو ممتاز خان صاحبہ, ایک سوال آپ سے, آخری سوال, کہ آج کل انڈیپینڈنٹ میڈیا کا دور ہے. ہندوستان کی اردو صحافت کا ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا مقام ہے, اور مستقبل میں اس کا کیسا مستقبل ہے, اس کا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اردو صحافت اب اچھا کرنے لگا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ بین الاقوامی سطح پر یہ جا رہی ہیں چیزیں اردو صحافت کے ذریعے, اور میں پھر بار بار جی سلام کا ہی ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی کافی مضبوط ہے, تو انٹرنیشنلی ہم لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں تک, اور جو فیڈ بیک ہمیں وہاں سے ملتا ہے تو وہ اتنا بہترین ہوتا ہے, اتنا شاندار ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم اردو صحافت کے ذریعے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ ہم سے متاثر ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کو فروغ دینے میں مزید بڑی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہے. جی ٹی ایچ یا دیگر پلیٹ فارمز کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اردو صحافت کو پھیلایا ہے, اس کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا ہے, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مستقبل روشن ہے اردو صحافت کا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نئے سرے سے لوگوں میں ایک چاو, ایک خوشی آ رہی ہے اردو کو لے کر, صرف بے شک اس لیے ابھی کیونکہ اس کے بہت گہرے معنوں میں شاید ہم ابھی نہیں جا پائیں گے, ہماری نسل ابھی نہیں جا پائے گی, لیکن آپ یہیں سے سمجھے کہ صرف اس لیے کہ سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے نا, لوگ اس کو سن کر سمجھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ویل بگن از ہاف ڈن. تو اگر سننے میں اچھی لگ رہی ہے تو وہ پھر دھیرے دھیرے سمجھنے میں اور اچھی لگے گی انشاءاللہ تعالی. تو مجھے اس کا مستقبل روشن نظر آتا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے. عزیز سلام کے ذریعے اردو صحافت نے بہت اچھا کام کیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے, اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ اور گہرا ہونے والا ہے, کیونکہ جو فیڈ بیکس ہمیں ملتے ہیں, جو رد عمل ہمیں ملتا ہے ہمارے شوز کے بعد, ہمارے نیوز بلیٹنز کے بعد, ہمارے ڈیبیٹس کے بعد, بہت شاندار ہوتا ہے. اس میں شو کے کنٹینٹ سے زیادہ اردو لینگویج پر, اردو صحافت کے انداز پر کمنٹس ہوتے ہیں, اور بہت ہی مثبت کمنٹس ہوتے ہیں. کیا بات, جی جی کیا بات ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور محترمہ ممتاز خان صاحبہ, آپ نے اپنے تجربے سے یہ ہمیں بتایا کہ اردو صحافت کا بڑا ہی روشن مستقبل ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی, اور بہت اچھا لگا ہمیں یہ جان کر. اور ہماری دعا ہے کہ اردو صحافت کا, اردو زبان و ادب کا مستقبل شاندار ہو, اور نئی نسل بھی اس سے جڑیں اور سیکھیں اور سکھائیں اور آگے بڑھیں. بس یہی دعا ہے ہماری.
اور بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، آپ سبھی مہمان خواتین سے، اور بڑے افسوس ہے ہمیں کہ رئیسہ منور صاحبہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ کر ان کی آواز صاف نہیں تھی، اور بہت کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اور سامعین اس کے لیے ہم بھی آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اور پروگرام کے اختتام پر میں ملتمس ہوں ہماری تنظیم کی ممبر اور نشر و اشاعت سیکریٹری ڈاکٹر فاطمہ خاتون صاحبہ سے کہ وہ تشکر پیش کریں۔ ڈاکٹر فاطمہ خاتون صاحبہ۔ میں چاہوں گا اگر کوئی سوال مطلب کرنا چاہے کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو بہتر ہو۔ سوال ہو جائے گا، بہت بڑا لمبا ہو جائے گا پھر، نہیں لیکن کیونکہ سوال سے پھر وہ پروگرام کا وہ جو ہے طویل ہو جائے گا، کافی سوال جواب سے، تو مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کو تشکر پہ ختم کر دیا جائے، اچھا رہے گا۔ ایک سوال تھا، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پروگرام طویل ہو جائے گا غلام قاسم بھائی، جو آف لائن کر دیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے، کیونکہ بہت دیر سے ہماری مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں بیٹھی ہیں، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، تو اس لیے معذرت خواہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم انہیں پھر بلائیں گے اور پھر وہ شامل ہوں گی، اور بہت سارے سوال جواب ہم ان سے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت اچھا لگا، اور میں اب فاطمہ صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشکر پیش کریں۔ جی شکریہ ایمن صاحبہ، السلام علیکم۔ کافی اچھا لگا، اور یہ پروگرام کافی معلوماتی بھی رہا، اور اس کی کامیابی کے لیے میں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے سرپرست اور جناب صدر صاحب اسم راشد صاحب اور نائب صدر امتیاز گورکھپوری صاحب سب کو مبارکباد دیتی ہوں، جتنے بھی ان کے اراکین ہیں، منتظمین ہیں، اور ایمن امرین صاحبہ کو بھی بہت مبارکباد کہ آپ اتنی اچھی نظامت کر رہی ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ اتنے اچھے سے آپ نے اس پروگرام کو چلایا۔ ہاں کچھ نیٹ ورک کی پریشانی تھی، لیکن کافی اچھا رہا۔ اور سب سے پہلے تو میں اردو صحافت کے 200 سال پہ جو یہاں خواتین کے اہم کردار پہ جن 3 مہمان کو بلایا گیا، ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کافی معیاری پروگرام رہا، اور کافی معیاری لوگوں کو بلایا گیا کہ جن کو سننا ہم لوگ سبھی آج کے دور میں چاہتے ہیں، کہ شمع افروز صاحبہ ہیں، اور ممتاز خان صاحبہ ہیں، رئیسہ منور صاحبہ ہے، تینوں الگ الگ فیلڈ سے ہیں، پرنٹ میڈیا سے بھی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہیں، تو مطلب صحافت کے جو اوور آل جتنی باتیں تھی وہ ساری باتیں ہو گئیں، تو یہ کافی اچھا رہا۔ اور یہاں جتنے سامعین موجود ہیں اور جو بھی آن لائن جتنے لوگ یہاں ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اور یہ تھوڑا افسوس رہا کہ وقت تھوڑا اور ملتا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ڈاکٹر شمع افروز زیدی صاحبہ کو اور سنتے، کیونکہ 20ویں صدی جو ہے رسالہ، وہ اس کا معیار، اور وہ ہم لوگ بچپن سے جس کو پڑھتے اور جس سے سیکھتے آئے ہیں، اور آج ہم لوگ چاہ رہے تھے اور بہت کچھ سیکھا بھی ان سے، بہت کچھ سنا بھی، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو روبرو سننے کا موقع ملا۔ اور رئیسہ منور صاحبہ کو بھی کبھی شکریہ ادا کرتی ہوں، بس نیٹ ورک کی تھوڑی پریشانی تھی، لیکن ان سے بھی بہت ساری باتیں جاننے اور سننے کو ملی، کیونکہ جب بھی ہم لوگ 200 سالہ صحافت کی بات کرتے ہیں تو بس ہم صرف مرد حضرات تک ہی سمٹ کے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے تھوڑا ذکر جو اپنے دل کی بات ہے وہ کر لوں، کہ وہیں تک ہم سمٹ کے رہ جاتے ہیں، کہ بات آتی ہے جامع جہاں نماز سے ہوتے ہوئے اگر بہت ہوا تو پھر ہم الحلال البلاغ اور یہاں تک آتے ہیں، پھر مولانا آزاد صاحب کو بارے میں بات کرتے ہیں، مطلب جو بھی ہو، لیکن خواتین کو بھول جاتے ہیں۔ بہت جگہوں پہ بہت پروگرام ہوتا ہے لیکن خواتین کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن خواتین نے جو کام کیا ہے، جو جس طرح سے ان کا کام ہوا ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، تو ان کے اوپر بات ہونی چاہیے تھے، اور یہاں ان پہ بات ہوئی، اور ان کی زبانی، خواتین کی زبانی بات ہوئی، تو اس کے لیے بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگا اس پروگرام میں شامل ہو کے، اور سب کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ خاتون صاحبہ۔ تو فہیم بھائی، میرے خیال سے اب آپ ریکارڈنگ چاہیں تو بند کر سکتے ہیں پروگرام۔ بند کر دیتا ہوں۔ جی اگر میں شکریہ ادا کر